क्लास टीचिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए बच्चों, कक्षा 11 जीव विज्ञान के क्रम में पहला अध्याय हम आपको पढ़ा रहे थे। इसके पिछले पार्ट में आपको 5 जगत वर्गीकरण पढ़ाया गया था। इस वर्गीकरण के प्रणेता R.H. व्हिटेकर थे। इस पूरे वर्गीकरण को हमने आपको समझाया था। आगे का टॉपिक जो है इस अध्याय का, आगे की जो हेडिंग है वो है विषाणु या वायरस जिसके कारण आजकल लॉकडाउन चल रहा है। पेंडेमिक बीमारी फैली हुई है, महामारी, वायरस। यही एक वायरस नहीं है, बहुत प्रकार के वायरस हैं। वायरसों का एक भरा पूरा संसार है। तो वायरस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, आज इनके विषय में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। वायरस क्या है, ये बहुत ही सिंपल और साधारण होते हैं लेकिन बहुत खतरनाक होते हैं। वायरस कभी भी किसी भी रूप में लाभदायक नहीं होते हैं, जीवधारियों के लिए किसी भी रूप में लाभदायक नहीं होते हैं। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के बने उपकोशिकीय संरचना वाले अविकल्पी परजीवी होते हैं। उपकोशिकीय क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कोशिका नहीं है लेकिन कोशिका जैसे ही बने हैं। कोशिका जैसे बहुत सारे कार्य करते हैं। जो कार्य कोशिकाएं करती हैं उस तरह के बहुत सारे कार्य वायरस भी करते हैं, इसलिए इनको उपकोशिका कहा गया है। तो ये उपकोशिकीय संरचना है। फिर से जान लीजिए, वायरस प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। बस दो ही पदार्थ, एक प्रोटीन और दूसरा होता है न्यूक्लिक अम्ल। यही संरचना होती है वायरस की, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है वायरस में। और ख़ास बात है, ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। बैक्टीरिया, जीवाणु का नाम सुना है? उससे भी बहुत छोटे होते हैं। इनको केवल इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। इससे भी खास बात है, ये केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर गुणन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। और जीवित कोशिकाओं के बाहर इनको क्रिस्टल के रूप में आप किसी भी बर्तन में भर के रख सकते हैं, इनको स्टोर कर सकते हैं। और लंबे समय तक आप 10 साल, 20 साल, 50 साल तक स्टोर करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी इन पर। फिर जैसे ही आप निकाल करके किसी सजीव कोशिका में डालोगे, ये फिर सजीव की तरह से काम करना शुरू कर देंगे। सजीव की तरह से काम करने का मतलब ये अपनी संख्या वृद्धि करना शुरू कर देंगे और पोषक कोशिका के जीनोम पर अटैक करके उसको तोड़ करके अपना जीनोम तैयार करके रोग पैदा करना शुरू कर देंगे। और इन्हीं वायरसों को आप निकाल के किसी कांच के बोतल में पैक करके रख दीजिए। आप सोचेंगे कि ये 10 साल में मर जाएंगे। नहीं, मरेंगे नहीं, वो ऑलरेडी मरे हुए हैं। मरे क्या मतलब कि वो निर्जीव हैं। जब वो जीवित कोशिका के बाहर हैं तो वो निर्जीव होते हैं, और जब जीवित कोशिका के अंदर आते हैं तभी वे सजीव होते हैं। इनके अध्ययन के लिए विज्ञान की जिस शाखा का निर्धारण किया गया है उसको विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी कहते हैं। इनका अपना व्यापक इतिहास है। आइए आपको बताते हैं वायरस का इतिहास। वायरस का शाब्दिक अर्थ है विष के अणु। ये विष के अणु होते हैं। ये जंतुओं और पादपों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। वायरस की खोज रूसी वैज्ञानिक आइवानोवस्की ने की थी। इसको कई लोग इवानोवस्की भी पढ़ते हैं, इसको आइवानोवस्की भी पढ़ते हैं। इंग्लिश में IWANOVSKY, ये स्पेलिंग है इनके नाम की। आप इसको इवानोवस्की भी पढ़ सकते हैं, आइवानोवस्की भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आइवानोवस्की सही है। इवानोवस्की ये उच्चारण सही नहीं है। तो
आइवानोव्स्की रूस के वैज्ञानिक थे। 1892 में इन्होंने तंबाकू की पत्तियों में चितेरा रोग का अध्ययन किया था और इस प्रकार से इन्होंने तंबाकू की पत्तियों से ही इस वायरस की खोज की थी। उन्होंने रोगग्रस्त पत्तियों के रस को कपड़ छान करके स्वस्थ पौधों की पत्तियों पर रगड़ दिया। उसके बाद देखा कि स्वस्थ पौधों की जो पत्तियां थी उनमें भी चकत्ते पड़ गए थे, रोग पैदा हो गया था, रोग उत्पन्न हो गया था। बीजेरिंग ने सन 1898 में आइवानोव्स्की की खोज की पुष्टि की। इसके बाद स्टैनले ये भी जीव वैज्ञानिक थे। 1935 में इन्होंने टीएमवी वायरस को क्रिस्टल के रूप में अलग किया था, क्रिस्टलीकरण कर दिया था। इस कार्य के लिए स्टैनले को 1946 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। डार्लिंगटन ने सन 1944 में खोज किया कि वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं, ये खोज किसने किया, किसने बताया? डार्लिंगटन ने। कब बताया? 1944 में। स्टैनले को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1946 में। किस बात के लिए, किस अध्ययन के लिए? वायरस को क्रिस्टल अवस्था में अलग करने के लिए। आइवानोव्स्की की खोज की पुष्टि किस वैज्ञानिक ने की? बीजेरिंग ने। कब की? 1898 में। ठीक है, आगे देखिए। 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में निम्नलिखित वायरस जनित रोगों का पता लगाया गया। इनमें एक रोग था खुरपका मुंहपका, जो पशुओं में हो जाता है। अक्सर ये अक्टूबर, नवंबर, सितंबर में ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी ये जुलाई, अगस्त में भी शुरुआत हो जाती है इस बीमारी की। ल्योफर तथा फ्रास ने इस रोग की खोज की थी जर्मनी के पशुओं में। दूसरा है येलो फीवर वायरस, पीत ज्वर वायरस है ना, येलो फीवर वायरस। इसकी खोज वाल्टर रीड ने क्यूबा में मनुष्य के ऊपर की थी। इसके बाद पोलियो वायरस की खोज लैंडस्टीनर तथा पोपर ने 1909 में की थी। और यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में, पोलियो वायरस की खोज किसने की? तो आप बताएंगे लैंडस्टीनर तथा पोपर ने। कब की? 1909 में। इसी के साथ साथ पेयटन राउस ने मुर्गी में कैंसर रोग का पता 1909 में लगाया। तो 1909 में दो बीमारी वायरस वाली खोजी गई, एक तो पोलियो वायरस की खोज हुई और दूसरा मुर्गी में कैंसर की खोज हुई। इसके बाद में ट्वार्ट तथा डी हेरल ने बैक्टीरियोफेज की खोज की है। बैक्टीरियोफेज क्या है? ये भी वायरस है, लेकिन ये बैक्टीरिया का भक्षण कर लेता है, बैक्टीरिया पर अटैक करता है और ये सबसे बड़ा वायरस भी होता है संरचना में, इसीलिए इसका नाम बैक्टीरियोफेज रखा गया है। आइए देखते हैं वायरसों का साइज क्या होता है, इनका माप क्या होता है। तो वायरस कण जो होते हैं वो 15 मिली माइक्रोन से लेकर के 15 मिली माइक्रोन से लेकर के और 210 मिली माइक्रोन तक व्यास के होते हैं। चेचक का वायरस सबसे बड़ा वायरस होता है। चेचक का वायरस सबसे बड़ा वायरस होता है। और जो सबसे छोटे वायरस होते हैं उनका व्यास 20 nm होता है। और सबसे जो बड़े वायरस होते हैं उनका
साइज 350 nm होता है। nm मतलब नैनोमीटर। ठीक है। फिर आगे बात करेंगे वायरसों की आकृति कैसी होती है, इनकी बनावट कैसी होती है, डिज़ाइन कैसा होता है, देखने में कैसे दिखते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में। तो देखिए, पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश वायरस जो होते हैं वो छाड़ की तरह से होते हैं, ऐसे है, एक छाड़ की तरह से। किंतु कुछ वायरस बिस्कुट की आकृति के भी होते हैं, और जंतु वायरस जो होते हैं वो छाड़ की आकृति के भी होते हैं और गोल भी होते हैं। मम्स एक बीमारी होती है मुंह में होने वाली, गलफड़ों में गलसुआ बीमारी है ना। तो मम्स और पोलियो के वायरस जो होते हैं वो बहुफलकी होते हैं, इस तरह से है। इनमें बहुत सारे फलक होते हैं, 2 3 4 5 6 कई फलक होते हैं। तो इनको पॉलीहेड्रल या बहुफलकीय कहा जाता है। इसी तरह से रैबीज का वायरस जो होता है वो बंदूक की गोली के आकार का होता है। रैबीज का वायरस बंदूक की गोली के आकार का होता है। जीवाणुओं के वायरस जिनको बैक्टीरियोफेज कहा जाता है वो टैडपोल की आकृति के होते हैं। अच्छा, वायरसों की संरचना और संगठन कैसा होता है, तब आप बताएंगे। वायरस का एक कण को विरियान कहते हैं, है ना। एक कण को मतलब जैसे जो वायरस होता है, जो सिंगल वायरस होता है उसको एक कण कहा जाएगा वायरस का। तो जो एक सिंगल वायरस होता है वो 2 भागों से मिलकर के बना होता है। एक होता है उसका खोल, इस तरह से, इसको कैप्सिड कहते हैं, और ये प्रोटीन का बना होता है। काहे का बना होता है? प्रोटीन का। और दूसरा भाग होता है इसके अंदर पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ। तो आनुवंशिक पदार्थ जो होता है वो या तो आरएनए होगा और या तो डीएनए होगा। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं होते हैं, या तो ये होगा आरएनए और या तो डीएनए होगा। ऐसा नहीं कि किसी वायरस में आरएनए भी हो और डीएनए भी हो, नहीं, या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। ये वायरसों की संरचना होती है। अभी आपको बताया, यहाँ फिर से हेडिंग है वायरस का आवरण। तो वायरस का आवरण जो होता है वो लिपोप्रोटीन से निर्मित होता है। और उसकी बाहरी सतह जो होती है उस पर ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए स्पाइक भी इस तरह से लगे रहते हैं। जैसे एड्स वायरस में इस तरह से खूंटी दिखाई पड़ती ना, रोए जैसी रचना, जैसे माचिस की तीली लगा दी गई हो किसी आपके खेलने वाली जो बॉल होती है ना, उसके ऊपर चारों तरफ माचिस की तीली लगा दी जाए, जिसका जलने वाला भाग ऊपर की तरफ होता है, तो एक डिज़ाइन बन जाएगी। तो इनको स्पाइक कहा जाता है। ये क्या है? स्पाइक है, स्पाइक हैं ये सब। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, और ये जो परत होती है ये परत ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक, इसके बाद कुछ वायरस जो होते हैं उनके आवरण में पाए जाने वाले एंजाइम के अतिरिक्त उनमें सहायक एंजाइम भी पाए जाते हैं जो कि वायरस के न्यूक्लिक अम्ल से संबद्ध रहते हैं। और जब भी वायरस परपोषी कोशिका में प्रवेश करता है तो उसके बाद वायरल कण जो होते हैं वो द्विगुणन करने के लिए इन प्रकार के एंजाइम की सहायता लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस चित्र में ध्यान से देखिए, ये बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये बैक्टीरियोफेज वायरस है। इसका आकार टैडपोल के आकार का होता है। ये जो बना हुआ है ये एड्स वायरस है।
इसको पॉलीहेड्रल कहा जाता है। ये वायरस जो आप देख रहे हैं ये हर्पीज वायरस है, इससे हर्पीज बीमारी हो जाती है। ये वायरस जो आप देख रहे हैं ये पोलियो वायरस है। तो सभी वायरस के डिज़ाइन आप देख रहे हैं अलग अलग है, और सबसे बड़ा वायरस ये है बैक्टीरियोफेज वायरस। इसमें आप देख रहे हैं ये इसका हेड वाला भाग होता है और ये टेल वाला भाग होता है। ये टेल के जैसी जो पूंछ जैसी इस तरह की रचनाएं निकली हैं, इनकी संख्या 6 होती है, इनकी संख्या 6 होती है। और इसके हेड वाले भाग में न्यूक्लिक पदार्थ पाया जाता है। तो इस तरह से ये बैक्टीरियोफेज वायरस की संरचना है। आप ऐसे बनाना चाहें तो यहाँ से देख करके अपनी कॉपी में बना सकते हैं, और यह भी चित्र बना सकते हैं। इसको आप अपनी कॉपी में बना लीजिए। यहीं पर वीडियो पॉज कर दीजिए और इसको बना लीजिए। वीडियो को लाइक कर दिया है कि नहीं? अभी जल्दी लाइक करिए, नहीं भूल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ये वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नहीं, लास्ट में वीडियो ख़त्म हो जाएगा और आप भूल जाएंगे और सब्सक्राइब नहीं कर पाएंगे। आइए, सब्सक्राइब कर दिया ना, आगे देखिए। यहाँ पर आपको इस तालिका में बताया गया है मानव शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले कुछ वायरस। तो ये हम अभी आपको आगे बताते हैं। वायरस में जनन कैसे होता है या जनन क्या है? तो जनन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीवधारी अपने संतति को उत्पन्न करते हैं। वायरस सजीव तो है नहीं, लेकिन जब ये सजीव कोशिका के भीतर होते हैं तब सजीव होते हैं, सजीव कोशिका के बाहर होते हैं तब ये निर्जीव होते हैं ना। तो इसीलिए इनको कहा गया है ये ऑब्लिगेटरी पैरासाइट हैं, ऑब्लिगेटरी पैरासाइट हैं, अविकल्पी परजीवी हैं। ये जब किसी सजीव कोशिका के भीतर प्रवेश करते हैं, जैसे ये वायरस है और इसके अंदर प्रवेश कर गया, तो जब प्रवेश कर जाएगा तो सबसे पहले क्या होता है, इस वायरस की जो ये खोल है ये खंड खंड में टूट जाता है और इसके अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ है वो फ्री हो जाता है। ये आनुवंशिक पदार्थ कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ से जुड़ जाएगा। ठीक, मतलब जिस व्यक्ति की कोशिका में वायरस प्रवेश करेगा तो उस व्यक्ति की कोशिका में जो पहले से गुणसूत्र पाए जाते थे उन गुणसूत्रों को भी ये तोड़ देगा और उनके खंडों को अपने गुणसूत्र के खंड में जोड़ लेगा। तो पहले आपके जो गुणसूत्र थे वो इस कोशिका के अंदर नियंत्रण करते थे, आपके अनुसार आपके हिसाब से वो एंजाइम और पाचक रस बनाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब वायरस का जो गुणसूत्र था, इसका जो आनुवंशिक पदार्थ था, ये आपकी कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ से जा करके जुड़ गया है। तो अब आपके शरीर के अंदर जो एंजाइम्स बनेंगे वो वायरस के गुणसूत्र के अनुसार बनेंगे। अब जब वायरस के गुणसूत्र के अनुसार आपके शरीर में एंजाइम्स बनने लगेंगे तो भाई आपका स्वास्थ्य तो खराब होना ही है। बस उसी अवस्था को कहते हैं बीमारी। वायरस के कारण हुई है इसलिए कहेंगे वायरल बीमारी है, वायरस से होने वाली बीमारी है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही ये वायरस आपके कोशिका के भीतर गया तो इसकी ऊपर वाली ये जो खोल होती है ये घुल जाती है, ये नष्ट हो जाती है और इसके जो आनुवंशिक पदार्थ था वो कई खंडों में, छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है। टूट करके ये कोशिका के गुणसूत्र के साथ में जुड़ जाता है इस तरह से। ठीक, जुड़ गया
अब इसके बाद ये अपने चारों तरफ ही प्रोटीन के कवर बना लेता है। तो देखिए, आपके शरीर की कोशिका में एक वायरस आया था और उसका आनुवंशिक पदार्थ टूट करके और आपके गुणसूत्र से जुड़ करके उसके बाद अपने चारों तरफ प्रोटीन की कवरिंग बना लिया और अपनी संख्या बढ़ा लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह से हजारों करोड़ों की संख्या में अपनी संख्या बढ़ा लेता है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, एक वायरस से हजारों वायरस बन गए ना, इसी को कहा जाता है प्रजनन। बस सिंपल इसी तरह से प्रजनन होता है इनमें। अध्ययन की सुविधा के लिए दो तरह का ये प्रजनन करते हैं, इसीलिए उनको अलग अलग नाम दिया गया है। जो पहले प्रकार का प्रजनन होता है उसको कहा जाता है लाइटिक चक्र, है ना। ये लाइटिक चक्र जो होता है, ये पैरासिटिक साइकिल भी कहा जाता है इसको। ये होस्ट सेल के भीतर होता है, कोशिका के भीतर होता है। तो पहला प्रजनन किस तरह से होगा, लाइटिक चक्र के द्वारा होगा। दूसरा जो प्रजनन होगा वो लाइसोजेनिक चक्र के द्वारा होगा। यहाँ पर आपको बताया गया है बैक्टीरियोफेज वायरस में लाइटिक जीवन चक्र का चित्रण दिया गया है। जैसा हमने अभी बताया है आपको, ठीक उसी तरह से यहाँ पर चित्रण दिया गया है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, बैक्टीरियोफेज वायरस का जीवन चक्र समझाइए। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये बैक्टीरियोफेज वायरस है और ये बैक्टीरिया है। ये जो ये है ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया सेल। अब बैक्टीरियोफेज वायरस इस बैक्टीरिया सेल पर अटैक करता है। तो अटैक करने के बाद देखिए, वायरस का पूरा जो कैप्सिड है वो बाहर रह गया, केवल आनुवंशिक पदार्थ जीवाणु कोशिका के अंदर जाता है और यह आनुवंशिक पदार्थ जीवाणु के आनुवंशिक पदार्थ को कई खंडों में देखिए तोड़ देता है और अपना आनुवंशिक पदार्थ जो होता है वो जीवाणु के आनुवंशिक पदार्थ के साथ में जोड़ देता है और उसके बाद अपने चारों तरफ प्रोटीन की कवरिंग बना लेता है। और इसमें देखिए बहुत सारे वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस बन गए जीवाणु कोशिका के अंदर। अब जब वायरसों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई तो वायरस की जीवाणु की जो कोशिका होती है वो फूल जाती है। फूलने के फलस्वरूप क्या होता है, वो कहीं ना कहीं से रप्चर हो जाती है, फट जाती है। पर जब फट जाएगी तो सारे वायरस जीवाणु कोशिका के बाहर चले जाएंगे। अब ये दूसरी कोशिका पर अटैक करेंगे, फिर तीसरी कोशिका पर अटैक करेंगे, चौथी कोशिका पर अटैक करेंगे। इस तरह से शरीर की संपूर्ण कोशिकाओं को अटैक करके इसी तरह से फाड़ देते हैं, नष्ट कर देते हैं। जब कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी तो जीवन तो नष्ट हो ही जाएगा, वो चाहे जीवाणु का हो और चाहे मनुष्य का हो, चाहे किसी पौधे का हो। इसलिए कहा जाता है कि जीवाणु किसी भी जीवधारी के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। इनका प्राकृतिक नियंत्रण ही किया जा सकता है। हमारे मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा आज तक कोई भी अंग्रेजी दवा, एलोपैथिक दवा अभी तक वायरस के विनाश के लिए नहीं बन पाई है। केवल प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने वाली दवाएं दी जाती हैं जो वायरस के आक्रमण को थोड़ा सा कंट्रोल कर देती हैं और धीरे धीरे जीवधारी को आराम मिलने लगता है। इसके बाद देखिए रोग जनकता। रोग जनकता मतलब रोग पैदा करने की क्षमता। वायरस विभिन्न पौधों व जंतु कोशिकाओं में प्रवेश करके निम्नलिखित रोग उत्पन्न करते हैं। पौधों में तंबाकू का मोज़ेक रोग, जिसको टोबैको मोज़ेक डिजीज कहा जाता है। ईख का मोज़ेक रोग, ईख जानते हो, गन्ना, शुगर कैन है। भिंडी का येलो वेन मोज़ेक और पपीते का लीफ कर्ल डिजीज। पपीते के पेड़ पर जब वायरस का अटैक हो जाता है तो आप देखते हैं ऊपर जो उसकी टॉप वाली जो पत्तियां, कोमल पत्तियां होती हैं, वो लिपट जाती हैं। तो समझ लीजिए इस पर वायरस का इन्फेक्शन हो गया है। इसी तरह से मनुष्य में होने वाले प्रमुख
विषाणु जनित रोग बहुत से हैं, जुखाम, चेचक, फ्लू, डेंगू, पोलियो, मम्प्स, खसरा, एड्स, हेपेटाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, और एक नया जुड़ गया कोविड-19 वायरस से होने वाली बीमारी। इसका अभी नाम नहीं दिया गया है इस बीमारी का, है अभी तो कोविड-19 समझ लीजिए इस बीमारी का नाम। और कोविड-19 वायरस और इस समूह के वायरस जितने भी हैं वो श्वसन तंत्र और श्वसन नाल को प्रभावित करते हैं। आपका जो जुकाम का वायरस होता है वो भी श्वसन तंत्र पर अटैक करता है। फ्लू जो होता है ये हेड ब्रेन मेम्ब्रेन को प्रभावित करता है। डेंगू आरबीसी को प्रभावित करता है। पोलियो मांसपेशियों को प्रभावित करता है। मम्प्स ये आपके मुंह में जो लसिका ग्रंथियां, लार ग्रंथियां होती हैं उनको प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस लीवर कोशिकाओं को प्रभावित करता है। कंजक्टिवाइटिस ये आँख में अटैक करता है, आँख में आपके रोड्स और कोन्स को प्रभावित करता है। जो मेम्ब्रेन होती है जो उसको स्वेलिंग आ जाती है। और देखिए वायरल रोगों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वायरल डिजीज। तो प्रसार के आधार पर माने फैलाव के आधार पर वायरस से होने वाली बीमारियों को 4 वर्गों में बांटा गया है, जिनमें पहली है स्पोरेडिक। इस प्रकार की जो वायरल बीमारी होती है वो संयोगवश किसी को हो जाती है तो ये किसी क्षेत्र विशेष के किसी मनुष्य में होती है, इसीलिए इसको स्थानिक कहा जाता है। जैसे गलसुआ हो गया किसी को, तो ये बहुत तेजी से एक दूसरे में इतनी तेजी से बहुत जल्दी नहीं फैलती है। दूसरी है स्थानिक, जैसे किसी को पागल कुत्ते ने काट लिया, किसी इस तरह के पशु ने काट लिया जिसके शरीर में रेबीज वायरस हैं, तो उस व्यक्ति में रेबीज के वायरस अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं और उसको हाइड्रोफोबिया बीमारी हो जाती है। तो यह इंडेमिक है, स्थानिक होता है, जिसको कुत्ते ने काटा है उसी को बीमारी होगी, दूसरे को नहीं लगेगी। तीसरे प्रकार की होती है महामारी। ये ऐसी बीमारियां होती हैं जो एक व्यक्ति में हुई, फिर उससे दूसरे में फैली, दूसरे से तीसरे में फैली, तीसरे से चौथे में फैली, इस तरह से एक बहुत बड़े एरिया में, एक भूभाग में फैल जाती हैं, तो इसलिए इनको कहा जाता है महामारी। येलो फीवर इसी तरह की बीमारी है। इसके बाद पैंडेमिक, सर्वव्यापी बीमारी। सर्वव्यापी बीमारी पुरानी बीमारियों में इन्फ्लुएंजा थी और एड्स था, अभी ये कोविड-19 आ गई जो विश्व के कई देशों में बीमारी फैल जाती है। एक ही वायरस से फैलने वाली बीमारी जो विश्व के कई देशों को चपेट में ले लेती है एक ही समय में, तो ऐसी बीमारी को पैंडेमिक बीमारी कहा जाता है। यह सर्वव्यापी बीमारी होती है। इसके बाद आप पढ़ेंगे वायरल रोगों के संक्रमण विधियां। किन किन विधियों से वायरस इन्फेक्शन हो सकता है? बहुत ही सरल है। देखिए वायु के द्वारा, आपका जो सर्दी जुकाम खसरा चेचक इन सब के वायरस हैं ये वायु के माध्यम में शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। हेपेटाइटिस आदि की जो वायरस होते हैं वो संक्रमित भोजन और पेयजल के द्वारा संक्रमण फैलाते हैं। एड्स यानी कि HIV वायरस जो होता है वो मूत्र जनन मार्ग द्वारा संक्रमण फैलाते हैं। हेपेटाइटिस बी और एड्स ये दोनों बीमारियां संक्रमित इंजेक्शन की सुई के द्वारा भी एक दूसरे में पहुंच जाती हैं। और डेंगू फीवर, येलो फीवर और रेबीज वायरस
ये संक्रमित जानवरों के काटने से भी हो जाते हैं। तो इस तरह से 5 विधियां हैं वायरल रोगों के फैलने की। तो इन विधियों के हिसाब से जागरूक रहिए। स्वच्छ वायु लीजिए, वायु प्रदूषित वायु में मास्क का प्रयोग करें, और भोजन तथा पेयजल लेने में सावधानी रखें। तो इन सभी विधियों से आप जागरूक रहें और अपना बचाव रखें। अब बात आती है उद्भवन काल। उद्भवन काल क्या होता है? ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। उद्भवन काल, देखिए, ये आपका शरीर है और कोई वायरस हवा में है, पर्यावरण में है या किसी अन्य जगह पर है, वो आपके शरीर में प्रवेश कर गया। अब प्रवेश करते ही आपको थोड़ी बीमार कर देगा। ये आपके शरीर में कब प्रवेश किया? मान लीजिए 1 अप्रैल को प्रवेश कर गया। 1 अप्रैल को आपके शरीर में प्रवेश कर गया, ठीक। अब मई बीत गया, जून बीत गया, और जुलाई में क्या हुआ कि आपका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। 10 जुलाई को आपका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, ठीक। जांच हुई तो पता चला वायरस का इन्फेक्शन है। तो यहाँ 1 अप्रैल से लेकर के और 10 मई तक का पीरियड जो था, इसी पीरियड को कहा जाता है उद्भवन काल। समझ में आ गई बात? मतलब जिस दिन ये आपके शरीर में प्रवेश किया, उस दिन से लेकर के जिस दिन पहली बार इस बीमारी के लक्षण दिखाई पड़े, उस बीच का जो पीरियड था, उस पीरियड को ही इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है, उद्भवन काल कहा जाता है। और इसके बाद अभी थोड़ा सा और बचा है वायरस के बारे में, वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। कोई भी आपका कमेंट है, सजेशन है, तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और ठीक से पढ़ाई करिए, नोट्स बनाते रहिए, चित्र बनाते रहिए, अभ्यास करते रहिए। ओके।